नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वेनेजुएला वाले अन्न नहीं खाते हैं, घास पात खाते हैं और उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है और आसानी से ट्रंप ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। लोकतंत्र नहीं था वहाँ पे, ये था, ये छाए वाए था, अनाप शनाप पेट्रो डॉलर डॉलर, जिसके जो मन में आ रहा है वो थ्योरी बेचे चल रहा है। पर क्या आपको ये पता है कि वेनेजुएला की किस स्तर की तैयारी इस हमले के लिए सालों पहले से थी? क्या आपको पता है कि वेनेजुएला कम से कम 7-8 साल से इस तरह के अटैक को लेकर तैयारी कर चुका था? क्या आपको पता है कि केवल एक व्यक्ति मादुरो को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला वैसा ही चल रहा है, वहां का सिस्टम वैसा ही चल रहा है और उसी तरह से अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक आदमी को अरेस्ट करके अमेरिका ने वहां पे अगर कुछ हासिल किया है तो कैलाश विजयवर्गीय की भाषा में घंटा हासिल किया है। कुछ भी हासिल नहीं हुआ अमेरिका को। क्या मकसद था? मकसद था एक रिजीम चेंज, यानी सत्ता बदलना और सत्ता बदल के दूसरी कठपुतली सरकार को वहां पर बिठा देना। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने गंवाया गंवाया और गंवाया, गंवाने के अलावा कुछ नहीं किया। कैसे? जिन जिन देशों को अमेरिका सोचता है कि मैं हड़प जाऊंगा, खा जाऊंगा, उन सब देशों ने अपने यहाँ की आंतरिक व्यवस्था को बेहद पुख्ता और इस तरह से तैयार कर रखा था कि अगर एक नेता मर जाए तो दूसरा रहे, दूसरा मर जाए तो तीसरा रहे, तीसरा मर जाए तो चौथा रहे। एकदम समानांतर व्यवस्थाएं और सब कुछ वैसा का वैसा चलता रहे। तो जो तानाशाही कह रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि लीबिया की तरह हो जाएगा, जो समझ रहे हैं कि सद्दाम हुसैन को उखाड़ के सब उखड़ जाएगा, वेनेजुएला में वैसा नहीं हुआ है। कैसे? इसको समझते हैं। वहां पर इन्होंने अमेरिका की हरकतों को दिमाग में, क्योंकि 76 से चल रहा है अमेरिका का गेम, अपने यहाँ डुअल पावर सिस्टम बनाया था। मतलब पावर किसी एक आदमी के पास रहनी नहीं है। और हमारे यहाँ लोग लिख रहे हैं तानाशाही थी, भूखमरी थी, गरीबी थी। अरे किसी का दाना पानी बंद कर दोगे, उसका सामान बिकने नहीं दोगे और उसके यहाँ कुछ जाने नहीं दोगे, कैसे पेट पालेगा? एक महान देश, उसकी जो व्यवस्था थी वो वहाँ के लोगों के लिए वरदान थी। गरीब से गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, शिक्षा, बच्चों को मुफ्त में सब कुछ मिलता था। उस देश में ये लोग कह रहे हैं तानाशाही थी। लोकतंत्र की बात करते हो, क्यों करते हो? वो लोग करते हैं सब जो वहाँ के वेगास अवार्डी वगैरह टाइप के लोग हैं, जो पश्चिम परस्त हैं और पश्चिम का एजेंडा बेचते हैं। जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, ये जिस लेडी को अभी इन्होंने नोबेल प्राइज दिया, राष्ट्रद्रोही थी। वो अपने ही देश के खिलाफ अमेरिका में अभियान चलाती थी, सरकार उखाड़ने के लिए तेल के कुएं प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती थी और इसीलिए पश्चिम ने उसको नोबेल प्राइज दिया शांति का। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया। खैर, तो डुअल पावर रिजीम था उनके यहाँ पर। एक था पॉलिटिकल मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, ये वहां पर बना हुआ था। और अगर संसद, राष्ट्रपति भवन या टीवी चैनल हाथ से निकल जाए, कोई विदेश कब्जा कर ले, अमेरिका का ही ज्यादा खतरा था, तो देश कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्था थी। आमतौर पे जो नेशनल चैनल होते हैं उनको कब्जा कर लेते हैं, उसके जरिए फिर जो है जनता के बीच में भय फैलाया जाता है, लेकिन असली नियंत्रण बना रहेगा। इसका इंतजाम वेनेजुएला में था, इसका इंतजाम और भी देशों में है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और वेनेजुएला का गुरु भी कोई एक देश है जहां से उसने इंस्पायर किया। तो अभी वेनेजुएला की व्यवस्था समझ ले तो वहां पर देश भर में बोलिवेरियन मिलिशिया था और कम्युनास को सशक्त किया गया था। ये सामाजिक इकाइयां नहीं है बल्कि रिजीम सर्वाइवल नेटवर्क था, जो संकट में लॉजिस्टिक चीज़ों को, जरूरी सामान को इधर से उधर ले जाना, सूचना और भीड़ नियंत्रण संभालने का काम करता। यानी समाज के अंदर ऐसे सेटअप बनाए गए थे कि अगर अफरा तफरी हो, कुछ हो, तो वहीं के वहीं लोग उसको कंट्रोल कर लें। अमेरिका टीवी कायम करके कुछ करके भी अफरा तफरी ना फैला पाए, इसीलिए इतना बड़ा कांड हो गया। वेनेजुएला का जनजीवन सामान्य चल रहा है, एक आदमी हटा है, व्यवस्था बिल्कुल नहीं बदली है। डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज करने में नाकाम हुए, पर पूरी दुनिया में कभी ऐसा सुना है कि सिक्योरिटी काउंसिल की
इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा तय करता रहा है और आज उसकी क्या हालत है, उस पर अगर दूसरा वीडियो उसमें आप देख लीजिएगा। खैर, अगर लीडर को हटाकर सिस्टम गिरा दिया जाएगा तो क्या होगा, इसका उनको अंदाजा था। इराक, लीबिया और पनामा का खेल वो देख चुके थे, इसलिए कलेक्टिव लीडरशिप मॉडल। भाई, किसी तानाशाही में कैसे कलेक्टिव लीडरशिप मॉडल हो जाएगा? यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला सैन्य नेतृत्व और इंटेलिजेंस के बीच में पावर डिस्पर्शन रखा गया था। यानी वेनेजुएला की जो पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी, अगर वो कमजोर हो जाए तो सेना और इंटेलिजेंस मिलकर संभाल लेंगे। अगर सेना कमजोर पड़ जाए तो इंटेलिजेंस अपना मोर्चा संभाल लेगा। यानी एक पूरा नेटवर्क है और पहले से तय था कि मादुरो जाएगा तो कौन बनेगा। इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखी थी उन्होंने। भाई साहब, आप क्या समझ रहे हो, वहाँ पे वो लोग घास खाते हैं, आप अन्न खाते हो, और ये डोनाल्ड ट्रंप अन्न खाता है जो रोज अजीब अजीब बातें करता रहता है। खैर, उत्तराधिकारी पहले से तय था, संविधान के भीतर भी तय था कि कौन बनेगा और बाहर भी स्पष्ट था। राष्ट्रपति मारा जाता है, कब्जे में लिया जाता है, तो सत्ता किस क्रम में और कैसे ट्रांसफर होगी पहले से तय था। आपने उठा लिया, उन्होंने कर दी ट्रांसफर 2 दिन के अंदर। और जो नई व्यवस्था बनी है वो ही कह रही है कि मादुरो हमारा राष्ट्रपति है, था और रहेगा। चूंकि वो नहीं है, काम चलाना है, तो उपराष्ट्रपति ने काम का संभाल लिया। बहरहाल, ये सारी चीज़ें राष्ट्र और बोलिवेरियन नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके तहत तैयार की गई थी। वही देश चलाने वाला था, एक नेता नहीं। अब आप समझे कि वेनेजुएला के अंदर सरकार बचाने की स्थिति थी। व्यवस्था इतनी पक्की थी कि एक बड़ा तबका वहाँ पर और उसके आसपास के कैरिबियन देशों में ये मानकर चल रहा है कि हो सकता है कि मादुरो गिरफ्तारी ना हुआ। जिस आदमी को पकड़ के ले गए हैं वो मादुरो ना होकर उसका हमशक्ल है। क्यों और ये आशंकाएं कहाँ से आईं? इन आशंकाओं से आने के पीछे वेनेजुएला की एक गहरी और पुरानी हिस्ट्री है, इतिहास है। समानांतर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल मीडिया बनाया केंद्रीय सरकार के। मैं भी आऊँगा कि कैसे उनका डुप्लीकेट होने वाली बात कहाँ से आ रही है, लेकिन आप सोचिए, सरकारी मीडिया जैसे यहाँ का दूरदर्शन, उसके समानांतर उन्होंने एक डिजिटल नेटवर्क बनाया समानांतर। इस पर कब्जा कर लो तो वो छोटे छोटे नेटवर्क जो हैं उनके जरिए इंफॉर्मेशन आएगी। अगर कोई खबर आती है कि मादुरो भाग गया या सेना ने साथ छोड़ दिया, इस तरह की कोई भी खबरें जनता के बीच आती हैं तो इसके लिए तुरंत रेडी टू डिप्लॉय काउंटर नैरेटिव उनके पास तैयार था। झट से उनके पैरेलल सिस्टम पे फैल जाता। घंटों के भीतर सरकार की प्रतिक्रिया, फुटेज, बयान और सैन्य विजुअल लोगों तक पहुंच जाते हैं। यानी जनता के बीच भी अफवाह तुम नहीं फैला सकते। और ये अमेरिका जानता था, इसलिए ये किडनैपिंग वाला रास्ता उसने चुना जो उसको आसान लगा। ऐसा क्यों हुआ? 2018 में मादुरो के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ था और वहीं से वेनेजुएला को समझ में आ गया कि भाई, अमेरिका से निपटना है तो अपने सिस्टम को कंट्रोल रखो। और अब उनको ये तय हो गया था कि हत्या केवल एक संभावना नहीं है, हत्या अमेरिका की नीति हो सकती है। और उन्होंने क्या किया, मूवमेंट के पैटर्न बदल दिए। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों का संरक्षण का एक स्ट्रक्चर होता है वो बदल दिया और डिकॉय लीडर से प्रेजेंस जैसी तकनीकें अपनाई गई। मतलब कि एक भाषण हो रहा है, भाषण देने के लिए मादुरो गए हैं, भाषण दे के आ रहे हैं, लेकिन वो मादुरो नहीं है, उनका कोई डिकॉय है जो ये काम करके आ रहा है। यानी हर जगह पता ही ना चले कि असली मादुरो कहाँ है। ये जो पॉइंट है, इसके आधार पर बड़ी संख्या में लोग मान रहे हैं कि जब इतने सारे डिकॉय थे, उसके डुप्लीकेट थे, ऐसी हालत में ज़रूरी नहीं कि जिसको पकड़ के ले गए वो मादुरो हो, क्योंकि मादुरो के डुप्लीकेट हर जगह घूम रहे थे। और जब अमेरिका इस तरह से घेराबंदी कर रहा था, वेनेजुएला के आसपास सेनाएं लगा दी थीं, उसकी एक्टिविटीज़ पता चल रही थीं। भाई, वो भी तो घास नहीं खाते ना, उनका भी तो कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंसिया होगा। और इसीलिए मादुरो ट्रम्प से बात कर रहा था। इसीलिए जिस दिन ये ऑपरेशन होने वाला था, इससे एक दिन पहले उन्होंने अपना दामन साफ कर लिया कि हम अड़ियल नहीं हैं। राष्ट्र के नाम संदेश में आया मादुरो के कि हम बातचीत को तैयार हैं। और दूसरे दिन ये कांड हो गया। यानी वेनेजुएला ने अपनी पोजीशन एक दिन पहले अच्छी कर ली थी,
तो जब इतनी ज़्यादा इतने संकेत देख रहे हैं जिनसे पता लगता है कि वेनेजुएला को पहले से जानकारी थी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता कि कोई डिकॉय हो जिसको अमेरिका वाले पकड़ के ले गए हों, असली मादुरो कहीं छिपा दिया गया हो। क्योंकि अमेरिका कितना घटिया है इसको पूरी दुनिया जानती है। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी में है कि वेनेजुएला दूसरे देशों की तरह है। जो अमेरिका कहता है कि वहाँ पर जो है वो तानाशाही, आपने देख लिया कि कितना रेजीम सिस्टम कैसा था, वहाँ किस तरह से व्यवस्था के विभिन्न अंग सब एक दूसरे से मिलके काम करते थे। और जब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान के तो सारे के सारे हुक्मरान अमेरिका से चलाए गवर्न होते हैं। बहुत सारे देशों के होते हैं, नाम क्यों लें, अच्छा नहीं लगता बात करना अपने देश के बारे में। चावेज के बाद मादुरो आए थे और एक खुद को एक प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने देखा और रिजीम चेंज के लिए मानसिक, सैन्य और संस्थागत रूप से वो तैयार थे। बहरहाल इस पूरी सिचुएशन में अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि अब चीज़ें ऐसे आसानी से रिजीम बदल देंगे, तो नहीं है। मादुरो के पास में जो इंस्पिरेशन थी, इनके पास, वेनेजुएला के पास जो उदाहरण था वो ईरान का उदाहरण था। ईरान में भी ऐसी ही समानांतर व्यवस्था है। सुप्रीम लीडर, अभी आज किसी आदमी ने जो आयतुल्लाह खुमैनी का फोटो छाप दिया, ले दिया खामेनेई को जो है वो भाग गए हैं देश छोड़ के वगैरह वगैरह, अंड वंड कुछ भी, मतलब समझ में नहीं आता। भैया तो पढ़ लो यार, अब तो इंटरनेट का जमाना है भाई, कुछ भी लिख रहे हैं। अब एक ने लिखा कि वो डॉलर की जगह चाइना के, एक तो वो स्विफ्ट इस्तेमाल नहीं करता था और इसलिए जो है वो डॉलर का इस्तेमाल भी नहीं करता था, इस वजह से अमेरिका के डॉलर को चुनौती हो गई थी, पेट्रो डॉलर की सल्तनत पे खतरा हो गया था, और इस वजह से जो है वो चाइना का स्विफ्ट की जगह सिस्टम, स्विफ्ट होता है बैंकों का आपस में सिस्टम, जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक को संदेश जाता है, अगर स्विफ्ट पे गया तो वो पैसे दे देगा, चाइना का सिस्टम इस्तेमाल करता था तो अमेरिका के लिए चुनौती बन गया था। तो ये तेल वाला मामला नहीं है, मामला डॉलर की चुनौती का है, डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा था और उस आदमी ने वहाँ पर भी कुछ सेटिंग करनी शुरू कर दी थी ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। सज्जनों, स्विफ्ट से बाहर वो खुद नहीं निकला था, अमेरिका ने निकाला था। डॉलर का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता था प्रतिबंधों के कारण, ये काम अमेरिका ने किया था और ये डॉलर को कमज़ोर करने नहीं, डॉलर की मजबूती दिखाने का तरीका था। बोल रहे हैं लोग, एक किसी ने मुझे यूट्यूब वीडियो भेजा, उसमें भी यही बोल रहा है वो विद्वान। खैर, अब इनको छोड़ें, हम आते हैं किस तरह से किस तरह के सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहे थे, क्योंकि जो पकड़ा गया है वो डिकॉय हो सकता है, इसको लेकर बहुत सारे एनालिसिस आ रहे हैं। सुनने में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, जब एक आदमी पब्लिक मीटिंग में, यहाँ आवाज़ बहुत जगह उसके डिकॉय घूम रहे हैं, आप उसकी ओरिजिनल लोकेशन पता नहीं लगा सकते, इवन ड्रोन से मारने के लिए पता नहीं लगा सकते, क्योंकि 2018 में ड्रोन से जब हमला हुआ उसके बाद से इंतजाम किया गया था, तो गिरफ्तार करने के लिए कैसे लगा सकते हो, ये बड़ा सवाल है। लेकिन CIA है, जानकारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मानते हैं। बहरहाल ये पूरी चीज़ें जो पुरानी हैं उन सब की जानकारियाँ आपके सामने। अब हम समझते हैं कि कैसा सिस्टम है ईरान में, जिससे वेनेजुएला ने सीखा। जब 1989 की इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, उस दिन से ईरान को मालूम था कि वो कभी भी अमेरिका के साथ में सुरक्षित नहीं रहेगा। अमेरिका के साथ उसका टकराव परमानेंट है, अस्थाई नहीं है, और इसीलिए वहाँ की पूरी व्यवस्था, पूरा राज्य का ढांचा ऐसा बनाया गया कि वहाँ पर भी कोई एक ताकतवर राजा ना हो। एक हटा दो तब भी चलता रहे, दो हटा दो तब भी चलता रहे। क्या हुआ, ईरान में एक रहबर होता है जिसको आप सुप्रीम लीडर कहते हैं, उसके साथ में वहाँ पर सत्ता इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उसके पास भी रहती है, धार्मिक संस्थाएं और निर्वाचित सरकार। चार पहलू हैं इस सरकार के, चार अंग हैं। इन सब के बीच में एक तालमेल भी है और ऐसी व्यवस्था है कि अगर एक गिरे तो दूसरा संभाल ले, एक को गिराओ बाकी चलेंगे, सबको से एक साथ गिराना लगभग नामुमकिन। और इसी वजह से ईरान को अभी तक अमेरिका हिला नहीं पाया। अगर लीडर मार भी दोगे तो सिस्टम चलता चलेगा। सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, संवैधानिक परिषद, और बैकअप का पूरा एक सिस्टम है जो दशकों से पहले से तय है। वो तुरंत व्यवस्था संभाल लेंगे और कहेंगे ये हमारा अगला वाला होगा। इसके अलावा IRGC की शपथ व्यक्ति नहीं, इस्लामिक सिस्टम से होती है। तो जो वहाँ की सेना है वो भी एक सिस्टम के तहत चलती है।
राज्य में शून्य कभी पैदा नहीं होता, किसी को भी मार दो, कुछ भी कर दो। ईरान ने भी वेनेजुएला की तरह, या कहें कि वेनेजुएला ने ईरान की तरह किया था, इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में क्या करना है उसका इंतज़ाम, बैकअप का, घरेलू सोशल नेटवर्क, तुम्हारा फेसबुक और यूट्यूब जो कुछ करे खेले, एक तरफ हमारा अपना सोशल नेटवर्क और एक नैरेटिव मशीनरी जो राज्य की बनी हुई है। इस सब को रिजीम के सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया गया था, यानी ईरान का भी रिजीम, इसीलिए ट्रंप चेंज नहीं कर पाया। नेता को हटा, देखिए मैं आपको समझाऊं, रिजीम चेंज करना होता है एक शासन व्यवस्था बदलना, एक ऐसी शासन व्यवस्था लागू करना जो अमेरिका के हित में हो। केवल एक नेता तो व्यक्ति हो गया ना फिर तो। अगर मादुरो को आपने उठा लिया तो वो व्यक्ति था, व्यवस्था काम कर रही है। तो आपने जो जिस मकसद से किया था, और ट्रंप बोलने लगे अब तो वहाँ पे तेल हमारे अंडर में होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ और कहीं कोई चांसेस दूर दूर तक नहीं है। इसी तरह से क्यूबा एक छोटा सा देश है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा, आर्मी और सरकार के बीच में कोई दूरी नहीं है, सब मिलके काम करते हैं। लीडर हटाओ, पार्टी बची रहेगी, राज्य बचा रहेगा। और इसी तरह से क्यूबा ने तो अमेरिका को चरस करके रखा है। कितने कब से उसके ऊपर प्रतिबंध चला आ रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है, और सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, दुनिया को सर्वाइव करा रहा है। कोविड में उसने कितने डॉक्टर दिए पूरी दुनिया को। इसी तरह से क्यूबा में मोहल्ला स्तर की निगरानी इकाइयाँ, विरोध, असंतोष और भारतीय संपर्क पे नजर रखते हैं वहाँ के अपने लोग, और उनके साथ बातचीत करके तुरंत रास्ता खत्म। अमेरिका को पहले से पढ़ लेने की आदत है। 1961 में बे ऑफ पिग्स के बाद से क्यूबा अमेरिका को अच्छी तरह से पहले से पढ़ लेता है। क्यूबा कभी ये मानकर नहीं चलता कि अमेरिका नरम पड़ गया है। हर संवाद को रणनीतिक अस्थायी विराम मानता है। क्यूबा को चौंकाया नहीं जा सकता, दबाया जा सकता, यानी क्यूबा भी जानता है कि हमारे यहाँ पे किसी एक नेता को मार के काम नहीं चलेगा। यानी अगर देश पे कब्जा करना है तो हम सबकी लाशों से गुजरना पड़ेगा। वेनेजुएला में भी, ईरान में भी और क्यूबा में भी आप किसी भी तरह से ये नहीं कर सकते कि आप रिजीम बदल दें। ये जो एक रिजीम बदल देते हैं ना, जैसे किया इन्होंने अफगानिस्तान में, हालांकि वहाँ पे भी कामयाबी से नहीं कर पाए, उठाया किसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाया और सब खत्म ना, वहाँ का पूरा सिस्टम आपको खत्म करना पड़ेगा, जो आसान काम नहीं है। तो वेनेजुएला पे हम यहाँ पे थे, वेनेजुएला में बाकायदा पहले से एक अच्छी संस्थागत तैयारी है। आपने कुछ भी नहीं किया, कैलाश विजयवर्गीय की भाषा में एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला मंदिर का जो यंत्र है वो किया आपने, और आपने इसके अलावा कुछ नहीं किया। वेनेजुएला जिंदा था, जिंदा है और आपका मुकाबला कर रहा है। रहा सवाल मादुरो की गिरफ्तारी का, तो उससे अमेरिका ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे कूद पड़ा है। अमेरिका की औकात दुनिया को पता चल गई है और दुनिया अब अमेरिका से नहीं डरती है। एक आध आदमी को छोड़ दीजिए जो बोल ही नहीं पा रहा है, होते कुछ। खैर, जाते जाते आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक बाइट सुना दे रहा हूँ, जिसमें जब इतनी मर्दानगी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इतने हिम्मत वाले, मजबूत और साहसी नेताओं की बात हो रही है, साहसी व्यवस्थाओं की बात हो रही है, इसके बीच में एक नेता के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो मुझे खुश करने की कोशिश करता रहता है, मुझे खुश करने के लिए ये कर रहा है। बहुत प्यारा सा आदमी है। किसके बारे में कह रहे हैं सुन लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।